हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रति और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हों। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला, जिसके अंदर हमने मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का क्षेत्र जो है, ढूंढाड़ की चित्रकला है, ये हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे साथियों हाड़ौती की चित्रकला। कहाँ की? हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो चित्रकला है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हाड़ौती के अंदर सबसे पहले हम जिस शैली की बात करेंगे वो हमारी शैली आती है साथियों, बूंदी शैली। कौन सी शैली? बूंदी शैली या बूंदी चित्रकला। बूंदी चित्रकला की मैं बात करूं कि बूंदी चित्रकला की शुरुआत कब होती है, किसके समय में होती है, तो बूंदी चित्रकला की शुरुआत सूरजन के शासन काल में ये जो चित्रकला है, इसका क्या होता है? शुभारंभ होता है, मतलब प्रारंभ होता है। तो आपसे कोई पूछ ले साथियों कि बूंदी की जो चित्रकला है, ये किसके समय में या किसके शासन काल के अंदर प्रारंभ होती है, तो ये सूरजन के समय के अंदर प्रारंभ होती है। किसके समय में? सूरजन के समय। ध्यान में रख। सूरजन के बाद हम बात करें आगे, तो आगे एक व्यक्ति और आता है। सूरजन के बाद अगला जो उत्तराधिकारी था, उसका नाम लेते हैं। तो उस नाम की बात करें, वो नाम है साथियों शत्रुसाल। शत्रुसाल नाम का आगे शासक आता है। इस शत्रुसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया साथियों? रंग महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया बूंदी के अंदर। इसी रंग महल के अंदर भित्ति चित्र किए गए, भित्ति चित्र कोरे गए। तो ध्यान में रखना, शत्रुसाल ने सबसे पहले रंग महल का निर्माण करवाया बूंदी में। उसके बाद में इसी रंग महल के अंदर चित्रकला दिखाई गई। यानी जो दीवारों पे होती है, अंदर की तरफ होती है, महल है, किला है, हवेली है, उनके अंदर वो भित्ति चित्र कहलाती। ज्यादा बातें हैं नहीं बूंदी के अंदर, बस दो चार बातें ही हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे जो व्यक्ति आता है, जो इस चित्रकला का खतरनाक तरीके से विकास करता है, वो है उमेद सिंह। उमेद सिंह क्या करता है? अपने शासन काल के अंदर बूंदी चित्रकला का खतरनाक तरीके से विकास करता है, इसे आगे बढ़ाता है, इसे संरक्षण देता है। तो उमेद सिंह ने अपनी चित्रकला बूंदी क्षेत्र के अंदर खूब कार्य किया। खूब कार्य करने के कारण इन्हीं के शासन काल को, यानी उमेद सिंह के शासन काल को, उमेद सिंह के शासन काल को बूंदी चित्रकला का, किसका साथियों? बूंदी जो चित्रकला है, बूंदी चित्रकला है, इस चित्रकला का क्या कहती हैं साथियों? स्वर्ण काल कहती। उमेद सिंह जो है, इनके शासन काल को बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड कहती। आगे बात करें, इन्हीं उमेद सिंह ने बूंदी के अंदर चित्रकारों के लिए चित्रशाला का निर्माण करवाया कि कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए इस चित्रशाला के अंदर मिलेगा। चाहे कलर है, कलम है, कुछ भी है, बेस्ट बोर्ड है, जो भी है, आपको इसी शाला के अंदर मिलने वाला है। इस शाला से बाहर नहीं जाना है। चित्रकारों ने ऐसी अपनी कला दिखाई इस चित्रशाला के अंदर। जो चित्रशाला बनाई गई, इसके अंदर जो भित्ति चित्र कोरे गए थे ना, दीवारों पे भित्ति चित्र कोरे गए थे, इतने सुंदर सुंदर कोरे कि इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का, भित्ति चित्रों का कहते हैं स्वर्ग। ये जो चित्रशाला है बूंदी के अंदर उमेद सिंह ने जिसका निर्माण करवाया, इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। इतने सुंदर सुंदर अच्छे चित्र बनाए गए हैं इस चित्रशाला के अंदर। अब देखो, उमेद सिंह है, शासन काल को कहते हैं बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल। कुछ अच्छा किया है तभी बता रही है ना,
स्वर्णकाल। चित्रशाला का निर्माण करवाया, इतने सुंदर व अति उत्तम चित्र बनवाए कि इस चित्रों को देख के लोगों ने कहा कि ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग है, यहाँ पे आने से स्वर्ग मिलता है। भित्ति चित्र जो है इनके बारे में आगे बात करें। 1750 ईस्वी में उमेद सिंह का चित्र बन जाता है। चित्र कैसे बनता है? उमेद सिंह द्वारा जंगली चित्रकार चित्र बनाता है। 1750 का ये चित्र है कि उमेद सिंह जो है ये जंगली सुअर का शिकार कर रहा है, ऐसा चित्र के अंदर दृश्य दिखाता है। किसका? उमेद सिंह का। तो ये तो है राजा महाराजा की बातें जिनके अंदर ये चित्रकला होती है। इसके बाद में हम देखने वाली है बूंदी की विशेषताएं। क्या साथियों? बूंदी चित्रकला की विशेषताएं। ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं, बस एक एक दो बातें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है साथियों क्या? कोटा चित्रकला। कौन सी चित्रकला? कोटा चित्रकला। और मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमारी ये क्लास है ये चित्रकला टॉपिक की अंतिम क्लास है। इस क्लास के अंदर हम चित्रकला जो है इन्हें समाप्त करने वाले। चलती हैं बूंदी चित्रकला की विशेषता की ओर। बूंदी चित्रकला की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? क्या क्या विशेषता है इसकी बात करने वाली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो बूंदी की चित्रकला है, इस बूंदी चित्रकला पे मेवाड़ शैली का प्रभाव जो है ये दिखाई देता है। दूसरी बात हम करें दक्षिण शैली का। दक्षिण जो क्षेत्र है इस दक्षिण शैली का प्रभाव जो है ये दिखाई देता है। बूंदी का एक व्यक्ति था जो दक्षिण के अंदर कुछ समय कार्य करके आता है, अनिरुद्ध सिंह। ये व्यक्ति दक्षिण के अंदर कुछ समय कार्य करके आता है। इसी के समय के अंदर दक्षिण का जो प्रभाव है वो हमारी बूंदी की चित्रकला पे आता है और ये हम देखते हैं। आगे बात करें विशेषता की तीसरे नंबर की, तो प्राकृतिक चित्रण जो है ये अधिक किए जाती है। प्राकृतिक चित्रण जो है ये बूंदी चित्रकला के अंदर अधिक किए जाती हैं। कलर की बात करी तो हरा जो कलर है इसका उपयोग अधिक होता है। हरे के साथ साथ में बात करूं मैं लाल कलर, और एक कलर और आता है हिंगलू। कौन सा? हिंगलू रंग जो है इनका क्या करती हैं? हिंगलू रंग का प्रयोग अधिक करती हैं। हिंगलू रंग आपने नहीं देखा तो गूगल देवता जिंदाबाद है, गूगल देवता पे आप देख सकते हो हिंगलू रंग कैसा। आगे मैं बात करूं साथियों, मारवाड़ के अंदर एक व्यक्ति हुआ था जिसने मारवाड़ के अंदर रस राज का चित्रण किया था। वो मैं अभी बूंदी के अंदर बताने वाला हूँ। मती राम नाम का एक व्यक्ति है जो क्या करता है? रस राम का चित्रण करता है बूंदी के अंदर। इसी मती राम ने मारवाड़ शैली के अंदर भी, मारवाड़ में भी इन्हीं रस राम का या रस राज का चित्रण किया था। ये ध्यान में रखें। इसका रस राम या रस राज, ये रस राज कर लो, राम रस राज का चित्रण किया है बूंदी शैली व मारवाड़ शैली के अंदर। किसने? मती राम। आगे बात करें और विशेषताएं देखते हैं। इस बूंदी चित्रकला के अंदर मैं बात करूं प्राकृतिक चित्रण की, तो इसके अंदर मैं बात करूं प्राकृतिक चित्रण की, हमने बात की तो केले के पेड़, इनका चित्रण अधिक होता है। आगे हम बात करें खजूर का पेड़, इनका चित्रण अधिक होता है। सरोवर जो है
इन सरोवर का भी चित्रण अधिक होता है किस शैली के अंदर? बूंदी शैली के अंदर। तो ध्यान में रखना, मेवाड़ शैली का प्रभाव है, दक्षिण शैली का प्रभाव है, प्राकृतिक चित्रण अधिक बनती है, हरा लाल हिंदू रंग का प्रयोग ज्यादा होता है। मतीराम ने रस राज का चित्रण किया था, ये मारवाड़ के अंदर भी मतीराम रस राज का चित्रण करके आता है। केले के पेड़ का चित्र अधिक होता है, खजूर के पेड़ का चित्र होता है, सरोवर के चित्र अधिक दिखाए जाते हैं किस शैली के अंदर साथियों? बूंदी शैली। अब बूंदी शैली के दो चार कलाकार हैं वो हम कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, दो चार ही कलाकार हैं, यानी चित्रकार जो अपनी कला दिखाते हैं ना, चित्रकार। चित्रकार की बात करें, कौन कौन चित्रकार है इसकी बात करें तो सबसे पहले एक व्यक्ति है किशन। कौन साथियों? किशन जो है इसने बूंदी चित्रकला के अंदर कार्य किया था, यानी बूंदी के अंदर चित्र बनाई थी। फिर दूसरा व्यक्ति आता है किशन जी के साथ साथ में राम जी यानी रामदान। कौन है? किशन जी के साथ में राम जी यानी रामदान। फिर राम से ही लिख दो साधु राम। क्या लिख दिया? राम से ही लिख दिया साधु राम। फिर इस बूंदी चित्रकला की शुरुआत किसके समय में होती है साथियों? तो हमने कहा सर सुरजन के समय में शुरुआत होती है, तो एक चित्रकार सुरजन है और सुरजन के बाद में एक बचता है अहमद। ये भाई 5 चित्रकार हैं जिन्होंने क्या किया? बूंदी चित्रकला के अंदर कार्य किया। मुख्य चित्रकार यही है, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, किशन, रामलाल, अहमद, साधुराम और कौन सा बच गया? सुरजन। जो शुरुआत करता है सुरजन, ये किशन, रामलाल, अहमद, साधुराम, सुरजन जो है ये बूंदी चित्रकला के चित्रकार है जिन्होंने बूंदी के अंदर चित्र बनाए हैं। बाकी हमने जानकारी बूंदी की है वो देख ली है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, बूंदी को समाप्त कर चुके हैं, कोटा पे चलते हैं, कोटा की चित्रकला के बारे में जानकारी लेती हैं। ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं कोटा बूंदी के अंदर, एक दो बातें तो सेम ही है, वो तो आपको ध्यान में आ ही जाएगी। बाकी एक दो बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी अलग से, बाकी इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। तो हम पढ़ने वाले हैं अब बूंदी के बाद में जो साथियों चित्रकला है वो है हमारी कोटा की। कोटा चित्रकला या कोटा है ना। अब चलते हैं, कोटा के बारे में करना ही पड़ेगा, इलाज ही नहीं है। कोटा के बारे में बात करें तो कोटा चित्रकला की शुरुआत किसके समय में होती है, ये हमें सबसे पहले देखना है। तो कोटा चित्रकला की शुरुआत होती है साथियों राम सिंह के समय में। जिनके समय में? राम सिंह के समय में क्या होती है? शुरुआत होती है क्या? चित्रकला यानी प्रारंभ होती है। अब प्रारंभ तो हो गई है, अगर प्रारंभ होने के बाद में इस पे कोई व्यक्ति कार्य ही नहीं करे तो क्या ये चित्रकला आगे चलेगी? क्या इसका विकास होगा? नहीं होगा। विकास कब होगा? जब इस चित्रकला के अंदर कोई प्रमुख लीडर आएगा, उसके बाद में इस चित्रकला के अंदर उस लीडर के साथ में उसके सहयोगी आएंगे, उसकी टीम बनेगी और वो टीम जो है जी जान बल बुद्धि से कार्य करेगी, तब इस चित्रकला का विकास होगा। किसी एक बंदे के सिर पे विकास नहीं होगा। हाँ, अगर कोई प्रमुख यानी मुखिया है वो ज्यादा अपने आप पे लेके कार्य करे तो वो इसे सक्सेस कर सकता है, लेकिन बाकी जो टीम के सदस्य हैं वो चाहे कि मैं सक्सेस कर दूं तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक आपका मुखिया आपकी सहायता न करे। तो राम सिंह के बाद में इन कोटा जो चित्रकार है, चित्रकला के चित्रकार है, इनको क्या हुआ? ऐसा मुखिया मिल गया जिसने क्या कर दिया? सारा का सारा सिस्टम इधर उधर कर दिया। कोटा वाले बेचारे आराम से चित्र बना रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति आता है जिसका नाम मिलता है भीम सिंह। क्या नाम मिला साथियों? इस भीम सिंह के समय में कोटा के अंदर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव जो है ये आता है, ये हमें देखने को पड़ता है भीम सिंह के समय।
अब भाई जब वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होगा तो वल्लभ वाले किसको मानेंगे? कृष्ण जी को। अपने आप को कृष्ण के प्रेम के अंदर खत्म करने वाले होती है वल्लभ संप्रदाय। इस भीम सिंह पे इस वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इतना हुआ कि भीम सिंह ने समय का नाम बदल दिया। समय का नाम बदल के क्या कर दिया? देखो, वल्लभ संप्रदाय वाले कृष्ण जी को ज्यादा माने, इन्होंने अपना नाम रख दिया कृष्णदास और लोगों को कहता फिरे मैं भीम सिंह नहीं, मैं कृष्णदास। ये भीम सिंह ने उस समय अपना आधार कार्ड चेंज करवा लिया था। आज के समय में आधार कार्ड चेंज ऐसे आसानी से नहीं होता है। जो आपका नाम एक बार आधार कार्ड के अंदर आ जाए तो उसे अपडेट चेंज करवाने के लिए आपको 70 तो प्रूफ लगानी पड़ती है कि मेरा नाम ये नहीं ये है। लेकिन भाई भीम सिंह पे इनका प्रभाव आया, आते ही नाम भीम सिंह से कृष्णदास। एक ही नहीं चेंज किया इसने और 2-3 ऐसे कार्य कर दिए जिन्हें करना भी नामुमकिन था, लेकिन इस व्यक्ति ने कर दिया। क्या? कोटा के अंदर है भीम सिंह, तो इस व्यक्ति ने कोटा का नाम भी चेंज कर दिया। कोटा का नाम चेंज करके कहा कि ये नंद का गांव है, यानी नंदग्राम है। कोटा का नाम चेंज करके इस व्यक्ति ने कहा कि ये कोटा ही नहीं, ये क्या है? नंद का गांव है, यानी नंदग्राम है, कोटा नहीं। जनता ने माना, भाई उस समय का राजा था, मानी। फिर इसने कोटा के बाद में शेरगढ़ का, किसका साथियों? शेरगढ़ का, शेरगढ़ का नाम भी चेंज कर दिया कि ये शेरगढ़ नहीं है, ये क्या है? बरसाना है। ये शेरगढ़ नहीं है, ये बरसाना है। और ये भीम सिंह कृष्णदास जी जो है ये 12 चले गए। 12 में जाके इन्होंने वहां पे सांवरिया जी सेठ का, सांवरिया जी यानी कृष्ण जी का, सांवरिया जी का मंदिर बनवाया 12 के अंदर। देखो कितना तगड़ा प्रभाव है इस व्यक्ति पे, इस संप्रदाय का कितने परिवर्तन करवा दिए, कितने परिवर्तन करवा दिए। देखो आज भी अगर आप श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो एक भगवान पे निश्चित हो जाओ। उन्हीं को कहो कि भगवान मैंने दर दर की ठोकरें खाई है, दर दर के भगवान देवता के मैं पास गया हूँ, किसी ने मेरी सुनाई नहीं की। अब तो सिर्फ आप ही हो, आप ही हो जो मेरी नाव पार लगाओगे। आपके अलावा मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, आपको ही मेरी नाव आगे चलानी है। विश्वास रखना है, आवाज मन से आनी चाहिए। भगवान आपकी डोर पकड़ेंगे, आपको चलाएंगे। अगर विश्वास नहीं है, आप बस आज बजरंगबली के, कल शिव जी के, परसों खाटू श्याम जी के, करणी माता के, कृष्ण जी के इधर उधर घूमोगे, रामदेवरा चले गए, बाबा वस्तु ही है, तो आप सारी जगह घूमते फिर रहे हो। आपका जो मन है ये विश्वास नहीं कर रहा है किसी पे, अचेतन हो रखा है ये, इसको चेतन करना है। चेतन मन का जादू होता है, तब ये भीम सिंह जैसे करता है, ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हैं। अन्यथा आज के समय में भाई साहब ऐसे कार्य करने दूर की बात, उदाहरण दे चुका हूँ, आधार कार्ड में नाम बदल दो। हमें यहीं पे गांव में जिस नाम से आपको जानती हैं उस नाम से नहीं, किसी दूसरे नाम से इमेज बनाना है, अच्छे कार्य करके इमेज बनानी है, न कि कांड करके इमेज बनानी है। अगर कांड करना है तो सुंदर कांड करो। क्या करो साथियों? सुंदर कांड करो। सुंदर कांड करके भी आप इमेज बना सकते हो।
भगवान में ध्यान जाएगा, तो ध्यान जाएगा तो आपका जो मन इधर उधर भटक रहा है ये भटकेगा नहीं, मन को शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तब आपको पता है जब शांति मिल जाती है तो सब राजी खुशी सब कुछ हो जाता है। तो हम कोटा पे वापस चलते हैं, भीम सिंह पे। भीम सिंह ने वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखना पड़ता है, कृष्ण जी को पूरा पूरा मानते हैं तसल्ली से, इसलिए अपना नाम कृष्ण दास रख दिया। कोटा का नाम नंद का गांव जो है नंदग्राम है, शेरगढ़ का नाम कर दिया बरसाना, 12 के अंदर सांवरिया जी का मंदिर बनवा दिया। ये हमें प्रभाव देखने को मिलती है। अब इसी बात को समझ लेना, हम आगे चलने वाले हैं इस बात को छोड़ के, क्योंकि जहां पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखा है हमने, वहां पे हमने सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान की चित्र देखी है। तो कोटा के अंदर भी भाई कृष्ण भगवान के चित्र जो है ये अधिक बनेंगे, ये भी ध्यान में रख लेना। लो, अब जिस व्यक्ति का मैं नाम लिखने वाला हूँ, इस व्यक्ति को ध्यान से सुन लेना, ये बूंदी वाला नहीं है। ये कौन सा है साथियों? ये कोटा वाला उमेद सिंह है, ये बूंदी वाला उमेद सिंह है। क्या है ये कोटा वाला है। इस कोटा वाले को कोटा चित्रकला का भी स्वर्ण काल कहते हैं। ये जो कोटा का उमेद सिंह है, इसके शासनकाल को कोटा चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। उमेद सिंह के शासनकाल को कोटा चित्रकला का स्वर्ण काल कहती हैं। बूंदी के स्वर्ण काल को उमेद सिंह के शासनकाल का ही काल जो है उसे स्वर्ण काल कहती हैं। यानी जब स्वर्ण काल की बात आए, चाहे कोटा की और चाहे बूंदी को हो, तब तो नाम लेना है उमेद सिंह जो है ये। अगर प्रश्न पूछ ले कि किस शासक के समय चित्रशाला का निर्माण हुआ था, ऑप्शन क्या है? बूंदी के राजा उमेद सिंह के समय में, कोटा के राजा उमेद सिंह के समय में, बूंदी के राजा शत्रुसाल के समय में, कोटा के राजा भीम सिंह के समय में। तब आपको बूंदी पे ध्यान रखना है। किस पे? बूंदी पे। प्रश्न आ जाए, जंगली सुअरों का शिकार का जो दृश्य है, चित्र है, वो किस क्षेत्र के उमेद सिंह की है, किस शैली के उमेद सिंह की है? तब बूंदी पे जाना है, न कि कोटा पे। कोटा पे आना है तो सिर्फ कोटा का स्वर्ण काल ध्यान में रखना, जो क्या है? उमेद सिंह के शासनकाल को कहते हैं। ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है तो कृष्ण भगवान के चित्र है, ये ज्यादा देखने को मिलती हैं। बाकी हम अभी विशेषताएं कर लेने वाले हैं, जिसके अंदर हमें सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। इस कोटा चित्रशैली की मैं बात करूं तो इसकी बात करें साथियों, पहले पॉइंट की सबसे अच्छा पॉइंट है कि इस चित्रकला के अंदर जो नारी का सौंदर्य है, नारी का सौंदर्य जो है, इसका चित्रण अधिक होता है। नारी सौंदर्य का चित्रण जो है अधिक होता है। सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल नारी जो है हमें कोटा चित्रशैली के अंदर देखने को मिलती है। इसी टॉपिक को देख के कहीं आप कोटा मत चले जाना कि सर ने कहा था नारी तो है कोटा के अंदर और अति सुंदर है। इससे पहले मैं आगे दो बात और लिखने वाला हूं, वो सुन लेना। सबसे सुंदर नारी, नारी सौंदर्य का चित्रण कोटा के अंदर होता है। बाकी चित्रकला के अंदर विशेषताओं में हम पढ़ के आए हैं कि कुछ के अंदर महिलाओं की आंखें बादाम जैसी होती है, कुछ के अंदर महिलाओं का जो फिगर होता है ये पतला होता है नहीं? पढ़ गया?
पतले लकाड़ी महिला का चित्र बनाती, वो भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करें कोटा चित्र शैली के अंदर हमें शिकार का जो दृश्य है, शिकार का दृश्य देखने को मिल सकता है। अगर आप कोटा के अंदर घूमने जाओ तो साथियों जालिम सिंह झाला की हवेली में चले जाना। इस हवेली के जो भित्ति चित्र है इनके अंदर आपको क्या है, ये शिकार का जो दृश्य है ये देखने को मिल सकता है। ये जो शिकार का दृश्य है ये जालिम सिंह झाला की हवेली के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अब वापस चलती हैं। आपका मन किया सो नारी देखने जाना है, अति सुंदर नारी है कोटा के अंदर। तो ये बात समझ लेना, ये जो नारी है नारी यानी महिला, नारी यानी महिला, इसी कोटा के अंदर इसी महिला को शिकार करते दिखाया गया है कि ये जो महिला है ये सुंदर तो है ही, लेकिन इन्हें अपनी सुंदरता है उसी पे कोई उंगली न उठाए, इन्हें कोई सुंदरता के लिए परेशान न करे, तो ये भाई शिकार भी कर देती है। ये ध्यान में रख लेना। कहीं आप यहाँ से चौड़े चौड़े जाओ कोटा में, सुंदर सी नारी देखी, पीछे पीछे चलिए, नारी आपको बंजड़ खोड़ में ले जाएगी, शिकार करके लाएगी। देख पता नहीं चलेगा क्या लेके गए थे क्या लेके आए हैं। सोचने वाले सोच के बता साथ में क्या जाएगा, वो बात हो जाएगी कि लेके कुछ आए थे छोड़ के कुछ जाएंगे, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। ऐसी महिलाएं कहाँ की है, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा चित्रकला के अंदर। 1857 की मैं बात करूं तो कोटा में कोतवाली जो क्षेत्र है जिसपे महिलाओं ने अधिकार कर लिया था, तो ये बात जो है इस तथ्य से कहीं ना कहीं सही निकल सकती है कि महिलाएं शिकार करती थी तो ये युद्ध में भी भाग लेती हो, क्योंकि इनको हथियार चलाने आती है तो ये युद्ध में भाग लेती होगी। लेकिन आज के समय की महिलाओं की मैं बात करूं तो 10% महिलाएं ऐसी है जो अपने आप की रक्षा कर सकती है, बाकी 90% महिलाएं अपने आप की रक्षा नहीं कर सकती। हथियार तो दूर की बात है, उन्हें अपना हाथ चलाना ही नहीं आता। हथियार तो दूर की बात है, उन्हें अपना हाथ चलाना ही नहीं आता। तो प्रिय बहनों, हाथ चलाना जरूर सीखें। कोई तू तड़ाक करता है तो 2-4 दड़ादड़ कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। हाँ, हल्के रंगों का प्रयोग होता है इसके अंदर, किसका, हल्के रंगों का प्रयोग होता है। कौन कौन से रंग, कौन कौन से हल्के रंग जिनका प्रयोग होता है, तो ध्यान में रखना साथियों, हरा, पीला और नीला। हरा, नीला, पीला, ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद भी मैं बताऊं, इस चित्रकला के अंदर शिकार के दृश्य है, तो शिकार के दृश्य करेंगे किसका करेंगे भाई, बड़े बड़े जानवरों का करेंगे। तो इसके अंदर शेर का जो शेर का चित्रण है ये अधिक होता है, मोर का चित्रण अधिक होता है, कहाँ पे, कोटा चित्रकला के अंदर। फिर एक और बात करें, चंपा, इस चंपा का चित्रण जो है ये कोटा चित्रकला के अंदर अधिक किया जाता है, ये बात ध्यान में रख लेना। सारी की सारी विशेषताएं हैं। नारी का सौंदर्य का चित्रण अधिक, शिकार का दृश्य, जालिम सिंह झाला की हवेली के अंदर भित्ति चित्र है वो शिकार के दृश्य दिखा सकती हैं आपको। महिलाओं को शिकार करते हुए कोटा चित्रकला के अंदर दिखाया गया है। हल्का हरा, पीला, नीला रंग जो है ये आपको देखने को मिल सकता है। शेर, मोर, चंपा का चित्रण जो है इसके अंदर अधिक किया जाता है, ये तो है विशेषता। अब विशेषता के बाद में हम बात करने वाली है कोटा चित्रकला की, क्या साथियों,
कोटा चित्रकला के चित्रकार। चित्रकार कौन कौन है जिन्होंने महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया है और शिकार के दृश्य बनाए हैं, जिनमें हल्का हरा, लाल, हल्का हरा, पीला, नीला कलर जो भरा है, तो वो चित्रकार है साथियों। कौन कौन चित्रकार कौन कौन है? सबसे पहले बात करूं मैं रघुनाथ की। रघुनाथ जी ने सबसे पहले चित्र बनाने शुरू कर दिए और रंग भरना प्रारंभ कर दिया। मुख्य चित्रकार की बात करी है रघुनाथ जी के बाद में आ जाती है हमारे गोविंद जी। क्या मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी चित्र बनाऊं। गोविंद जी ने चित्र बनाया, गोविंद जी को कहा तुम भी आ। फिर गोविंद जी के बाद में आते हैं लच्छी राम जी। कौन से राम साथियों? लच्छी राम। लच्छी राम ने चित्र बनाया, खतरनाक सुंदर चित्र बनाया। इनके बाद में इनका एक घनिष्ठ मित्र है, वो है साथियों नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद आ जाता है। इन सबको पछाड़ने के लिए एक व्यक्ति आता है डालू, जिसने क्या किया, कोटा चित्रकला के अंदर रागमाला का, कोटा चित्रकला में रागमाला का क्या किया साथियों? चित्रण किया। क्या किया? रागमाला का चित्रण किया। अब जब रागमाला की बात आ गई साथियों, तो हम मेवाड़ में चले जाती हैं कि मेवाड़ के अंदर रागमाला का चित्रण किसने किया था। मारवाड़ के अंदर रागमाला का चित्रण किसने किया था? मेवाड़ मारवाड़ के अंदर पहुंच ही गए हैं, तो मारवाड़ के अंदर मैं बात करूं साथियों, वीर जी ने चित्रण किया था। मेवाड़ के अंदर बात करें साथियों, तो नासिरुद्दीन जो है, इन्होंने चित्रण किया रागमाला का। और नासिरुद्दीन के साथ में एक व्यक्ति और है जिन्होंने नासिरुद्दीन के बाद में चित्रण किया था, साहिबुद्दीन। इन्होंने क्या किया? रागमाला का चित्रण किया था। तो कोटा, मेवाड़, मारवाड़ जो है, इनके अंदर रागमाला का चित्रण होता है। चित्रकार का नाम ध्यान में रखना। कोटा की बात आई तो डालू आएगा, मेवाड़ की बात आई तो नासिरुद्दीन व साहिबुद्दीन आएगा, मारवाड़ की बात आई तब वीर जी आएगा। वीर जी ने रागमाला का जो चित्रण है, पाली के शासक सामंत द्वारा कहने पे मारवाड़ के अंदर रागमाला का चित्रण किया था। ये बात ध्यान में रख लेना। चलते हैं, एक बात थोड़ी नजर डालेंगे हम स्वर्ण काल पे कि किस क्षेत्र के शासक के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो और उसी के बाद में हम चित्रकला को समाप्त करेंगे। बाकी हम बड़ी बड़ी नजर के अंदर जो हमारे क्षेत्र थे उनमें हम पढ़ चुके हैं। कोटा हमारा चित्रकला का अंतिम टॉपिक था। चलते हैं हम कहाँ पे? स्वर्ण काल। सबसे पहले मेवाड़ की बात करेंगे। मेवाड़ के अंदर किसके काल को क्या कहती है? स्वर्ण काल कहती है। मेवाड़ के बाद में हम चलने वाले हैं मारवाड़, यानी जोधपुर के अंदर किस व्यक्ति के काल को स्वर्ण काल कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में बताते रहो साथियों कि किस व्यक्ति के काल को, किस क्षेत्र का स्वर्ण काल कहते हैं। बीकानेर के अंदर चलेंगे। बीकानेर के अंदर बात करेंगे कि किस शासन काल के काल को कहती हैं। अलवर की बात करेंगे। अलवर की बात करेंगे। अलवर के अंदर हम देखने वाले हैं स्वर्ण काल किसके काल को कहती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे किशनगढ़ के अंदर, किशनगढ़ के अंदर किसके काल को स्वर्ण काल कहती है। उसके बाद में हम दोबारा ध्यान देंगे किस पे साथियों? बूंदी पे। बूंदी के बाद में हम ध्यान देने वाले हैं कोटा पे। बूंदी के अंदर किसके स्वर्ण काल को, किसके स्वर्ण काल को, और कोटा के अंदर किसके स्वर्ण काल को कहती हैं। तो इन दोनों का तो आपको पता ही है। बूंदी कोटा का जो स्वर्ण काल है ये एक ही नाम से है, दो अलग अलग व्यक्ति, उमेद सिंह। किशनगढ़ की मैं बात करूं तो जो व्यक्ति बनी ठनी का चित्र बनवाता है वो ही है, कौन है? सावंत सिंह। कौन है? सावंत सिंह। सावंत सिंह जो है ये किशनगढ़ का क्या है? स्वर्ण काल जो है, सावंत सिंह के समय का स्वर्ण काल जो है इन्हीं का है।
बनी ठनी का चित्र बनाने वाला व्यक्ति जो है चित्रकार है, उसका नाम मिलता है साथियों मोरध्वज निहालचंद। ये ध्यान में रख लेना, ये तो निहाल चंद बनाता है लेकिन बनवाता सावंत सिंह है, ये ध्यान में रख लेना। अलवर की बात करेंगे तब आ जाएगा साथियों विनय सिंह। विनय सिंह के शासनकाल को कहती है अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल। अब जब हम बीकानेर स्वर्ण काल पे चलेंगे, बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल जो है ये अनूप सिंह को कहती है। मैंने आपको बताया था बीकानेर चित्रकला का ही नहीं बल्कि पूरे बीकानेर के स्वर्ण काल की बात करें तो अनूप सिंह ही कर देना सही हो जाएगा। मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ को समझना, मारवाड़ जो है ये जोधपुर है और जोधपुर के अंदर जो है स्वर्ण काल किसका है चित्रकला के अंदर, मान सिंह के शासनकाल का है। मेवाड़ के अंदर बात करें हम तो जगत सिंह जो प्रथम है, फर्स्ट है, इनके शासनकाल को क्या कहती हैं साथियों, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो एक नजर के अंदर हमने सारे के सारे स्वर्ण काल देख लिया। स्वर्ण काल आपको ज्यादा कुछ है नहीं, 5-7 लाइनें हैं और छोटे छोटे नाम है जो आपको एक साथ याद हो जाएंगे। मेवाड़ के स्वर्ण काल की बात करें तो ध्यान में रखना जगत सिंह प्रथम, मारवाड़ की बात करें मान सिंह, बीकानेर की बात करें अनूप सिंह, किशनगढ़ की बात करें सावंत सिंह, अलवर की बात करें विनय सिंह, बूंदी कोटा की बात करें तो उमेद सिंह। बस ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी तो बात है। 30 सेकंड की कहानी आप तुरंत प्रभाव से झटपट याद करोगे और झटपट मेरी तरह सुनाने लग जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।